चलिए अब हम पढ़ने वाले हैं मुद्रा एवं मुद्रास्फीति, जो कि आपको इंडियन इकोनॉमी के अंतर्गत देखने को मिलेगा, यानी कि भारतीय अर्थव्यवस्था के अंतर्गत। इसके पहले हमने 2-3 टॉपिक ऑलरेडी कवर कर चुके हैं और अभी हम देखने वाले हैं मुद्रा। पहले तो देखेंगे मुद्रा के बारे में। तो मुद्रा क्या है? मुद्रा एक प्रकार से विनिमय का माध्यम होता है। विनिमय का माध्यम मतलब एक व्यक्ति अगर दूसरे व्यक्ति से कुछ खरीदना या बेचना चाहता है तो उस सामान के बदले में उसको जो चीज़ मिलेगी उसको मुद्रा बोलते हैं। यानी कि मुद्रा के माध्यम से जो है आदान प्रदान होता है वस्तुओं का। ठीक है, पहले कुछ समय पहले क्या होता था, जब मुद्रा का चलन नहीं था तो यहाँ पे वस्तु विनिमय होता था, बार्टर सिस्टम इसको बोला जाता था। तो ये सारी चीज़ हमको देखने को मिलती थी। जब एक से अधिक जो आर्थिक एजेंट है बाजार के माध्यम से व्यवहार मतलब आपस में एक व्यवहार को शुरू करते हैं तो मुद्रा विनिमय के लिए एक सुविधाजनक रूप से साधन माना जाता है। मुद्रा सुविधाजनक लेखा की एक इकाई भी मानी जाती है। ठीक है, लेखा की एक इकाई भी मानी जाती है। मुद्रा की सर्वप्रथम भूमिका यह है कि वह विनिमय के रूप में कार्य करती है। मतलब एक दूसरे से यहाँ पे जो सामान लिया दिया जाता है उसके बदले में यहाँ पे मुद्रा ट्रांसफ़र की जाती है। मुद्रा सभी प्रकार की जो संपत्ति होती है उसमें सबसे तरल संपत्ति अर्थात सार्वभौतिक रूप से स्वीकार की जाती, यानी कि सबसे तरल होती है। इसका किसी दूसरी वस्तु के रूप में आसानी से विनिमय किया जा सकता है। आधुनिक अर्थव्यवस्था की अगर बात करें तो मुद्रा के अंतर्गत मुख्य रूप से देश के मौद्रिक प्राधिकरण द्वारा जारी करेंसी, नोट और सिक्के आते हैं। भारत में करेंसी नोट जो होता है भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा जो है जारी किया जाता है। ठीक है, जो कि भारत का मौद्रिक प्राधिकरण होता है। लेकिन यहाँ पर सिक्के भारत सरकार के द्वारा जारी किए जाते हैं। करेंसी नोट और सिक्के के अतिरिक्त व्यावसायिक बैंक में भी लोगों द्वारा जमा किए गए बचत खाते और चालू खातों को मुद्रा भी कहा जाता है, क्योंकि इन खातों में आहरित चेक का उपयोग जो है आपस में व्यवहार किया जाता है। तो मुद्रा हम बेसिक तौर पर अगर देखें तो मुद्रा जो है मुद्रा वस्तु एवं सेवाओं के विनिमय के माध्यम के रूप में प्रयोग किया जाता है। जिसे प्रयोग किया जाता है उसे मुद्रा बोला जाता है, मुद्रा कहलाती है। वो मुद्रा वह वस्तु होती है जिसे सरकार जो है मुद्रा घोषित करती है और प्रत्येक व्यक्ति उसे स्वीकार करने के लिए बाध्य होता है। वर्तमान में सभी मुद्राएं फिएट प्रणाली पर आधारित है। कौन सी प्रणाली पर आधारित है? फिएट प्रणाली पर आधारित है। प्रोफेसर मार्शल के अनुसार अगर देखें तो यहाँ पे इनके द्वारा जो है परिभाषा दी गई है। देखिए, मुद्रा में उन सभी वस्तुओं का समावेश होता है जो किसी भी स्थान या समय के बिना किसी संदेह और बिना किसी जांच पड़ताल के वस्तु एवं सेवाओं को खरीदने और भुगतान करने के साधन के रूप में स्वीकृत की जाती है। तो ये प्रोफेसर मार्शल के द्वारा मुद्रा की परिभाषा दी गई है और ये परिभाषा से स्पष्ट है। मतलब यहाँ पे हम देख सकते हैं परिभाषा से मुद्रा के विषय में विस्तृत ज्ञान प्रदान करती है परिभाषा। और मुद्रा का निर्गमन सरकार एवं केंद्रीय बैंक द्वारा यहाँ पे किया जाता है। बेसिक तौर पर इसका इतिहास हम देखें तो प्राचीन समय में क्या होता था, लोगों की आवश्यकता बहुत कम थी और जो राज्य की सीमा थी वो कम थी, इसलिए यहाँ पे वस्तु विनिमय का चलन था। समय बदलते गया, आवश्यकताएं बढ़ती गई और बाजार में बदलाव होते गए, ये चीज़ हमको देखने को मिली। और प्रारंभिक यहाँ पे मुद्राएं की अगर बात करें तो पहले जो है सोना, चांदी, तांबा, पीतल और कागजी मुद्रा यहाँ पे देखने को मिलती थी। ठीक है, और बाद में धीरे धीरे जो है ये मुद्राओं का यहाँ पे प्रचलन हुआ। मतलब आगे चलकर अगर देखें तो वर्तमान में हमको प्लास्टिक मुद्रा देखने को मिलती है, यानी कि डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ये सारी चीज़। इलेक्ट्रॉनिक मुद्रा देखने को मिलती है जिसके अंतर्गत आप देखें तो आपको पेमेंट बैंक या फिर जो वॉलेट, पेटीएम वॉलेट और जो अन्य वॉलेट है, मोबाइल वॉलेट, वो देखने को मिलते हैं। यूपीआई वगैरह देखने को मिलते हैं। तो वर्तमान की मुद्रा यहाँ पर देखने को मिलती है। मुद्रा के बहुत से प्रकार होते हैं तो हम देख लेते हैं। देखिए, यहाँ पे मुद्रा के प्रकार के रूप में आपको वास्तविक मुद्रा देखने को मिलती है और एक स्वीकार्य मुद्रा देखने को मिलती है। वास्तविक मुद्रा के अंतर्गत धातु मुद्रा, कागजी मुद्रा देखने को मिलती है और धातु मुद्रा के अंतर्गत मानक मुद्रा, प्रतीक मुद्रा और सहायक मुद्रा देखने को मिलती है। ठीक है, इसके अलावा जो नेक्स्ट मुद्रा है वो हम अगर बात करें यहाँ पे तो हमको देखिए यहाँ पे कागजी मुद्रा के अंतर्गत प्रतिनिधि मुद्रा देखने को मिलती है, अपरिवर्तनीय मुद्रा, परिवर्तनीय मुद्रा और आदेश मुद्रा। साथ ही स्वीकार मुद्रा के अंतर्गत हम देखें तो वैध मुद्रा देखने को मिलती है, ऐच्छिक मुद्रा। फिर नीचे वैध मुद्रा के अंतर्गत सीमित वैध मुद्रा और असीमित यहाँ पर देख सकते हैं। ऐच्छिक के अंतर्गत दो चीज़ें होती है, बैंकिंग मुद्रा जिसके अंतर्गत चेक, डिमांड ड्राफ्ट यानी चेक और पोस्टल ऑर्डर देखने को मिलते हैं। साख मुद्रा के अंतर्गत प्रतिज्ञा पत्र, हुंडी, विनिमय पत्र, ये सारी चीज़ यहाँ पे देखने को मिलती है। तो देखिए यहाँ पे हम जो है इनसे संबंधित जो सारी चीज़ है वो आगे हम डिस्कस कर लेंगे। मतलब जो मुद्रा क्या होती है, धातु मुद्रा, कागजी मुद्रा क्या होती है, वो सारी चीज़ हम बाद में देख लेंगे जब हम क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। मुद्रा के कार्य देख लेते हैं हम पहले। मुद्रा के कार्य क्या क्या हो सकते हैं? तो मुद्रा के 4 प्रकार के कार्य होते हैं। एक तो प्राथमिक कार्य होता है, द्वितीयक होता है, आकस्मिक होता है, अन्य कार्य होता है। जैसे प्राथमिक के अंतर्गत विनिमय का मुख्य कार्य होता है, यहाँ पे मूल्य को मापती है। द्वितीयक कार्य के अंतर्गत मूल्य का हस्तांतरण होता है, विनिमय, भुगतान का मान, मूल्य का संचय। आकस्मिक कार्य के अंतर्गत साख का आधार,
आय के वितरण में सहायक होती है, पूंजी के सामान्य रूप का आधार होता है, उपभोक्ता को सम सीमांत उपयोगिता प्राप्त करने में सहायता प्रदान करती है। अन्य कार्य के अंतर्गत जो है इच्छा की वाहक होती है, तरल संपत्ति का रूप होता है, भुगतान क्षमता का सूचक माना जाता है। तो ये मुद्रा के कुछ विशेष कार्य थे। अब बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट चीज़ मुद्रास्फीति के बारे में। तो मुद्रास्फीति क्या है? मुद्रास्फीति को नॉर्मल वे में हम बोल सकते हैं महंगाई। तो देखिए अर्थव्यवस्था में वस्तु की जो कीमत है, कीमत स्तर में निरंतर होने वाली जो वृद्धि होती है उसको क्या कहा जाता है? मुद्रास्फीति कहा जाता है। एक निश्चित अवधि में मूल्यों की उपलब्ध मुद्रा के जो आप सापेक्ष है वृद्धि मुद्रास्फीति, या फिर हम उसको महंगाई बोल सकते हैं। तो नॉर्मल कीमतों का बढ़ना क्या कहलाता है? मतलब महंगाई, और महंगाई को ही हम एक प्रकार से मुद्रास्फीति बोल सकते हैं। देश में वस्तु और सेवाओं के उत्पादन की तुलना में मुद्रा के प्रचलन में अपेक्षाकृत वृद्धि जो होती है तीव्र गति से होती है, जो कि मुद्रास्फीति का संकट उत्पन्न होने लगता है। यहाँ पे मुद्रास्फीति के प्रकार की अगर बात करें तो कारण के आधार पर मुद्रास्फीति होती है, जिसमें मांग जनित होती है, लागत जनित होती है और संरचनात्मक होती है। दर के आधार पर मुद्रास्फीति की अगर बात करें तो रेंगती हुई होती है, चरम होती है, चलती हुई और भागती हुई। तो भागती हुई मतलब बहुत अधिक तेज गति से यहाँ देखने को मिलती है। तो इन सभी को हम डिस्कस बाद में करेंगे, अभी सिर्फ ओवरव्यू हम देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन में ये सारी चीज़ आपको देखने को मिलेगी, तो उनको हम वहाँ पर डिस्कस कर लेंगे। नेक्स्ट जो है मुद्रास्फीति के कारण अगर देखें किस कारण से ये उत्पन्न होती है, तो एक तो मौद्रिक आय में वृद्धि के संबंधित कारण होती है, और एक होते उत्पादन की मात्रा में कमी से संबंधित कारण, ठीक है। तो मौद्रिक आय में वृद्धि से संबंधित कारण अगर देखें तो सरकार की मुद्रा एवं साख संबंधी नियम यहाँ देखने को मिलते हैं। मुद्रा के संचालन वेग में वृद्धि, घाटे की वित्तीय व्यवस्था, व्यापारिक बैंकों की साख नीति, मुद्रा की आपूर्ति में वृद्धि, सस्ती मौद्रिक नीति, ये देखने को मिलती है। मतलब ये सभी कारण जो होते हैं मौद्रिक आय में वृद्धि के कारण होते हैं, और जो कि मुद्रास्फीति यहाँ पर जनित होते हैं। फिर उत्पादन की मात्रा में कमी से संबंधित कुछ कारण है जिसके कारण मुद्रास्फीति उत्पन्न होती है। तो देखिए सरकार की करारोपण नीति होती है, सरकार की व्यापारिक नीति, प्रौद्योगिकी की उग्रता होती है, जनसंख्या में वृद्धि, प्राकृतिक कारण, जमाखोरी और कालाबाजारी, ये सभी कारण जो है मुद्रास्फीति के उत्पन्न में काफ़ी सहायक होते हैं, जो कि उत्पादन से संबंधित होते हैं। आगे देखते हैं हम, देखिए यहाँ पे जो है मुद्रास्फीति का जो मापन है उसकी अगर बात करें तो दो प्रकार से मापा जाता है। एक तो थोक मूल्य सूचकांक से मापा जाता है और एक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से। थोक मूल्य सूचकांक की अगर बात करें यहाँ पे, तो भारत में मुद्रास्फीति मापने का आधार जो है थोक मूल्य सूचकांक ही है, मतलब ये वाला, ठीक है। थोक मूल्य सूचकांक के अंतर्गत केवल वस्तु की कीमतों का सूचकांक ज्ञात किया जाता है। इसका प्रकाशन आर्थिक सलाहकार कार्यालय द्वारा किया जाता है। और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की अगर बात करें तो इसको CPI बोला जाता है, ठीक है। और यहाँ इसकी गणना जो है खुदरा बाजार के स्तर पर की जाती है। इसके अंतर्गत वस्तु एवं सेवाओं दोनों को सम्मिलित किया जाता है, जिसमें हम देखें तो देखिए 4 प्रकार के सूचकांक इसमें जारी किए जाते हैं। औद्योगिक कामगारों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, ग्रामीण श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, कृषि श्रमिकों के लिए, और श्रमिकेतर शहरी जो कर्मचारी है उनके लिए। तो ये सारी चीज़ हमको देखने को मिलती है। अब आपसे पूछा जाता है कि मुद्रास्फीति के प्रभाव क्या क्या होंगे। तो मुद्रास्फीति के प्रभाव जो है, जैसे समुदाय के लिए अलग प्रभाव होते हैं, मुद्रास्फीति बढ़ने की स्थिति में क्या प्रभाव होंगे, और मुद्रा संकुचन के समय क्या प्रभाव होंगे। तो उत्पादक समुदाय की अगर बात करें तो उत्पादक समुदाय में मुद्रास्फीति बढ़ेगी तो लाभान्वित होंगे, और यहाँ पे घटेगी तो हानि होगी। इसी प्रकार आप देख सकते हैं व्यापारी वर्ग में लाभ होगा और इधर घटने पर हानि होगी। निश्चित आय वाले की अगर बात करें तो यहाँ पे बढ़ने पर हानि होगी, और यहाँ पे जो है लाभान्वित होंगे अगर घटेगी तो, ठीक है। अनिश्चित आय वाले की बात करें तो यहाँ पे लाभान्वित होंगे और यहाँ पे हानि होगी, ठीक है। ऋणी जो होते हैं उनको लाभ मिलेगा बढ़ने पर, और यहाँ पे घाटा होगा। ऋणदाता की अगर बात करें, ऋणदाता को हानि होगी बढ़ने पर और यहाँ पे लाभ होगा। श्रमिक हानि होगी और यहाँ पे लाभ होगा। बचत की अगर बात करें तो यहाँ पे कमी होगी बढ़ने पर और यहाँ पे वृद्धि होगी। आय की अगर बात करें, आयात की, तो आयात में वृद्धि होगी यहाँ पे, मतलब जो मुद्रास्फीति के कारण यहाँ पे वृद्धि होगी और यहाँ पे कमी होगी। निर्यात में यहाँ पे कमी होगी, उल्टा विपरीत हो गया उसका। सार्वजनिक ऋण में आपको देखने को मिलेगा बढ़ने पर वृद्धि होगी और यहाँ पे कमी होगी। तो ये कुछ बेसिक प्रभाव थे यहाँ पे। इसके अलावा कुछ और है, जैसे सार्वजनिक व्यय की अगर बात करें तो यहाँ वृद्धि देखने को मिलती है और यहाँ पे जो है कमी देखने को मिलती है। आर्थिक विषमता में वृद्धि और यहाँ पे कमी देखने को मिलती है घटने पर। रोजगार के अवसरों की उपलब्धता में अधिक देखने को मिलती है और यहाँ कम। औद्योगिक विकास में आपको वृद्धि देखने को मिलती है और यहाँ कमी देखने को मिलती है। बैंकिंग एवं बीमा क्षेत्र में आपको मतलब बेहतर स्थिति देखने को मिलती है और यहाँ निराशाजनक देखने को मिलती है। चलिए आगे देखते हैं। अब जो मुद्रास्फीति नियंत्रण के कुछ उपाय है, तो यहाँ पे 3 प्रकार के उपाय, एक तो मौद्रिक उपाय देखने को मिलते हैं, राजकोषीय उपाय और अन्य उपाय। मौद्रिक उपाय के अंतर्गत नई मुद्रा का निर्गमन यहाँ देखने को मिलता है, ठीक है। नई मुद्रा का निर्गमन है तो यहाँ पे मुद्रास्फीति को रोका जा सकता है। नोट के निर्गमन पर नियंत्रण, तो इससे भी रोका जा सकता है। साख व मुद्रा के नियंत्रण,
मुद्रा पर नियंत्रण। तो ये तीनों जो उपाय है मौद्रिक उपाय है जो कि मुद्रास्फीति को रोकने में काफ़ी सहायक होते हैं। राजकोषीय उपाय की अगर बात करें तो करों में वृद्धि, सार्वजनिक ऋणों में वृद्धि, नए कर लगाना, सार्वजनिक व्यय में कमी, बचतों को प्रोत्साहन, मुद्रा का अधिमूल्यन, संतुलित बाजार का प्रावधान, उसके अलावा मजदूरी प्रबंधन। तो ये सारे जो प्रभाव मतलब सारे जो उपाय है राजकोषीय उपाय कहलाते हैं जो कि मुद्रास्फीति के नियंत्रण में सहायक होते हैं। फिर कुछ अन्य उपाय जिसके माध्यम से मुद्रास्फीति को नियंत्रण किया जा सकता है, तो देखिए यहाँ पे उत्पादन में कमी, वस्तुओं का आयात, संग्रहण पर रोक और लाभ वितरण, ये सभी उपाय यहाँ देखने को मिलते हैं। चलिए आगे कुछ और चीज़ें हमको देखने को मिलती है तो हम उनको बाद में देखेंगे। जैसे एक शब्द और आता है, जैसे एक होता है मुद्रा संकुचन। ठीक है, आपने सुना भी होगा, मुद्रा संकुचन इसको बोला जाता है। मुद्रा संकुचन या ये जो होता है वही स्थिति होती है जब वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्य में जो है निरंतर कमी की दशा हो, और मुद्रास्फीति या मुद्रा संकुचन इसको मुद्रा विस्फीति इसको बोला जाता है, या फिर मुद्रा संकुचन इसको बोला जाता है। इसके कारण कुछ हो सकते हैं, जैसे मुद्रा के प्रसार में कमी यानी बैंक दर में वृद्धि हो, खुले बाजार की प्रक्रिया, बैंक की कराधान प्रणाली, उत्पादन या पूर्ति में वृद्धि, ये सभी जो है यहाँ पे मुद्रा विस्फीति के यानी कि मुद्रा संकुचन के कारण हो सकते हैं। और इसके कुछ प्रभाव भी होते हैं, जैसे कि जनता को यहाँ लाभ होता है। ठीक है, नौकरी पेशा वर्ग को भी यहाँ लाभ होता है। कुछ हानि अगर देखें तो उद्योग या व्यापार को यहाँ पे हानि होती है। साथ ही साथ अगर देखें तो कृषक, मजदूर, सरकार, बैंकिंग व्यवस्था, इनको भी यहाँ पे हानि देखने को मिलती है। तो ये तो हमने देखे यहाँ पे कुछ यहाँ इम्पॉर्टेंट ओवरव्यू। और अब हम बात करते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन अभ्यास प्रश्नों की जो कि विगत वर्षों में आईएएस और पीसीएस में पूछे गए हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे विवरण के साथ में। और कुछ मॉडल आंसर क्वेश्चन आंसर हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो सारी चीज़ हम यहाँ पे देखेंगे। तो चलिए एक एक करके बात करते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन वैध मुद्रा यानी लीगल टेंडर मनी के अर्थ को सही वर्णित करता है। तो ये हमने ऐसे प्रकार देखे थे, अभी हम डिस्कस भी करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा वह मुद्रा जो कोई ऋणदाता अपने दावों के निपटाने में स्वीकार करने के लिए बाध्य होता है। तो ये हमारा राइट आंसर होगा बी नंबर का। ठीक है, जो कि वैध मुद्रा यानी लीगल टेंडर मनी के अर्थ को सही वर्णित करता है। ठीक है, और यहाँ अगर देखें तो सरकार जो है मतलब जो वैध मुद्रा है वैध मुद्रा जो होती है उसके मतलब सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त धातु, कागज, जिसे उस सीमा या क्षेत्र है मतलब एक एरिया होता है जैसे भारत है, भारत के अंतर्गत जो मतलब भारत सरकार का शासन हो इस तक जो है व्यक्ति इसे लेने के हेतु बाध्य होता है। कोई ऋणदाता चाहे वह सरकार हो या फिर निजी व्यक्ति हो, अपने ऋण का भुगतान जिसे वैध मुद्रा जिसका वहाँ प्रचलन हो वह वैध मुद्रा का स्वरूप होता है। धातु मुद्रा वैध मुद्रा के अंतर्गत आ सकती है, परंतु वैध मुद्रा में विनिमय पत्र, कागज भी आ सकते हैं। सिर्फ धातु मुद्रा वैध मुद्रा को पूर्ण स्पष्ट नहीं करती है। ठीक है, तो ये चीज़ हमको देखने को मिलती है। फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय नकदी यानी लिक्विडिटी की समस्या निम्नलिखित में से किसकी अनुपलब्धता से संबंधित है। तो यहाँ पे जो है इसका राइट आंसर है, देखिए किसकी अनुपलब्धता से संबंधित है, ये जो है डॉलर और अन्य दुर्लभ मुद्राएं से संबंधित है, यानी कि हाई करेंसीज जो होती है इसकी अनुपलब्धता से संबंधित है अंतर्राष्ट्रीय नकदी। ठीक है, तो यहाँ देखिए खुली बाजार नीति की अगर बात करें तो उसके पश्चात हम जो है समस्त देशों से आपस में जुड़ चुके हैं, यानी कि एक देश जो है दूसरे देश से आयात निर्यात कर सकता है, परंतु हर एक देश की जो है अलग अलग करेंसी होती है। तो यहाँ पे जो है आयात निर्यात द्वारा मांग की पूर्ति तथा धन एकत्रित करके साख बनाने, सरकारी घाटे को नियंत्रित करने, इस हेतु जो है अंतर्राष्ट्रीय तरलता जो कि केंद्रीय बैंक द्वारा स्वीकार्य योग्य हो, जैसे कि डॉलर है, एचडीआर है, बास्केट, अन्य मुद्राएं हमको देखने को मिलती हैं, इनकी आवश्यकता होती है। मूल रूप से स्वर्ण भंडार से अंतर्राष्ट्रीय तरलता में आते हैं, परंतु यह पूर्ण रूप से व्याख्या प्रदान नहीं करते क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मूल रूप से डॉलर, एचडीआर की मुद्राएं द्वारा होता है। यही तरलता के मानक माने जाते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मुद्राएं जो होती है या मुद्रा होती है कृत्रिम समझी जाती है। तो यहाँ पे जो है कृत्रिम रूप से अगर समझी जाए तो देखिए ये हमने अभी देखे थे एचडीआर। ठीक है, एचडीआर जो होता है स्पेशल ड्राइंग राइट होता है जो कि आईएमएफ के लेखांकन में प्रयोग होती है। तो आईएमएफ में जितने भी कंट्री सदस्य है उनमें यहाँ पे एचडीआर के माध्यम से जो है आदान प्रदान या आयात निर्यात यहाँ पे होता है या उनका लेखांकन एचडीआर में होता है। तो ये कृत्रिम मुद्रा मतलब यहाँ पे देखिए लेखांकन के उद्देश्य से प्रचलित मुद्रा जिसका चलन में कोई अस्तित्व ना हो वो क्या कहलाती है, कृत्रिम मुद्रा कहलाती है। और यहाँ पे एचडीआर को हम यहाँ जो है हमारा राइट आंसर है।
इसके अलावा एडीआर भी होता है। एडीआर का मतलब क्या होता है, अमेरिकन डिपॉजिट रिसिप्ट इसको बोला जाता है। एक होता है जीडीआर, तो जीडीआर जो होता है ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट होता है। तो ये तीनों चीज़ हमने देखे, तो हमारा यहाँ पर राइट आंसर एचडीआर होगा। अगला क्वेश्चन है, स्फीति दर में होने वाली तीव्र वृद्धि का आरोप जो है कभी कभी आधार प्रभाव यानी कि बेस इफेक्ट पर लगाया जाता है। तो यह आधार प्रभाव क्या है, तो ये आधार प्रभाव क्या होगा, यहाँ पे इसका राइट आंसर यह विगत वर्षों की कीमतों का जो है स्फीति दर की गणना पर आया प्रभाव माना जाता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर है। और पिछले कुछ समय की अगर बात करें, पास्ट यानी भूतकाल की अगर बात करें, तो इसमें जो है एकत्र किए गए आंकड़े जो है उस पर वर्तमान के आंकड़े की गणना करते समय पड़ने वाले प्रभाव को आधार प्रभाव कहते हैं। ठीक है, मतलब भूतकाल से लेकर भूतकाल के जो आंकड़े हैं उनको एकत्रित करके वर्तमान से यहाँ पे अगर गणना करते हैं तो वर्तमान के जो आंकड़े उन पर अगर प्रभाव पड़ता है तो उसको यहाँ पे आधार प्रभाव कहते हैं। और वर्तमान स्फीति दर की गणना पर विगत वर्षों के आंकड़ों से पड़े प्रभाव को यहाँ पे बेस इफेक्ट यानी कि आधार प्रभाव कहा जाता है। ठीक है, यदि पूर्व वर्ष से स्फीति कम हो तथा वर्तमान में यदि पूर्व से स्फीति अधिक हो तो वह बड़ी स्फीति पूर्व की स्फीति की तुलना में बहुत बड़ी प्रतीत होती है। तो ये चीज़ हमको देखने को मिलती है। निम्न में से कौन सा एक कथन अवस्फीति के का जो है उपयुक्त वर्णन करता है, तो यहाँ देखिए इसका भी राइट आंसर हमको सी ही देखने को मिलेगा, यानी कि यह माल तथा सेवाओं के सामान्य कीमत स्तर में आई सतत गिरावट को बोला जाता है। क्या, अवस्फीति। अवस्फीति हम देख सकते हैं। और अवस्फीति के अंतर्गत माल तथा सेवाओं के सामान्य कीमतों में किसी कारणवश एकाएक मतलब बहुत अचानक जो है गिरावट देखने को मिलती है। तथा जो मुद्रास्फीति है, मुद्रास्फीति तो हमने देखे थे, मुद्रास्फीति का अर्थ क्या होता है कि जब किसी अर्थव्यवस्था में सामान्य कीमत स्तर लगातार बढ़े और मुद्रा का मूल्य कम हो जाता है। मतलब 10 रुपये में जो चीज़ आती थी वही चीज़ अब जो है 50 रुपये में आ रही, यानी कि जो पैसे है उसकी वैल्यू घट गई है, तो इसको मुद्रास्फीति बोला जाता है। इसके अलावा यह गणितीय आकलन पर आधारित अवधारणा है मुद्रास्फीति, जिसमें बाजार में मुद्रा का प्रसार एवं वस्तु की जो कीमत है उसमें वृद्धि या कमी की गणना की जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार करना है और यहाँ पे हम देख सकते हैं, देखिए यहाँ सही उत्तर का चुनाव करना है। तो मुद्रास्फीति ऋणियों को लाभ पहुँचाती है, तो ये बिल्कुल यहाँ पे हम देख सकते हैं, देखिए सही है, ऋणियों को लाभ पहुँचाती है। अभी हमने देखे थे प्रभाव के अंतर्गत मुद्रास्फीति बॉन्ड धारकों को लाभ पहुँचाती है, ये गलत है। तो यहाँ पे ओनली एक ही यहाँ राइट आंसर है। और मुद्रास्फीति के कारण जो है मुद्रा की क्रय शक्ति में कमी को देखा जाता है, जिस कारण ऋणी को वर्ष में कम क्रय शक्ति वाली मुद्रा का भुगतान करना पड़ता है, अतः उन्हें इससे लाभ होता है। इसके विपरीत अगर बात करें, मुद्रा की क्रय शक्ति होने पर बॉन्ड धारक को हानि का सामना करना पड़ता है। तो इसलिए यहाँ पे ओनली एक ही कथन सही माना जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मुद्रा प्रसार को श्रेष्ठ तरीके से वर्णित किया जा सकता है। तो मुद्रा प्रसार को कैसे वर्णित किया जाएगा, तो इसका राइट आंसर होगा ऊंची कीमतें। ऊंची कीमतों के आधार पर इसको वर्णित किया जा सकता है। और बाजार या फिर अर्थव्यवस्था की अगर बात करें तो उसमें जब मुद्रा की मात्रा में वृद्धि हो जाती है तब मुद्रा की अधिकता के कारण डिमांड में वृद्धि होती है तथा इससे जो है कीमत स्तर में वृद्धि होती है तथा इससे कीमत स्तर में वृद्धि देखी जाती है। ये चीज़ हमको देखने मिली। मुद्रा प्रसार से क्रय शक्ति जो मुद्रा है वो गिर जाती है, मुद्रा की स्थिति जो है गिर जाती है, अर्थात पूर्व में जितनी मुद्रा में सामान खरीदा जा सकता था वर्तमान में वह काफ़ी नहीं होगी। यानी कि वही बात करा मैंने, जैसे 10 रुपये में जो चीज़ खरीदी जा सकती थी वो आज जो है 100 रुपये या 50 रुपये में खरीदी जा सकती, मतलब जो मुद्रा की शक्ति क्रय शक्ति है वो गिर गई है। और वर्तमान में देखिए इसका अर्थ क्या है कि कीमतों में काफ़ी वृद्धि हो जाती है। तो इसे बोलते हैं मुद्रा के प्रसार, मतलब ये ऊँची कीमतों से इसको समझा जा सकता है। अगला है, मुद्रा प्रसार के बारे में असत्य जो है उसे चिन्हित करना है। तो असत्य को चिन्हित करना मतलब 3 सही होगा। तो 3 सही है तो कौन से सही पहले देख लेते हैं मुद्रा प्रसार के संबंध में। मुद्रा प्रसार इंगित करता है कि वस्तु जो है वस्तु समूह की कीमतों में वृद्धि बिंदु से बिंदु आधार पर है, तो ये सही है। भारत में मुद्रा प्रसार की दर की गणना जो है थोक कीमती सूचकांक के आधार पर की जाती है, ये भी सही है। मुद्रा प्रसार के माप के लिए कुछ वस्तुओं की खुदरा कीमतों को भी ध्यान में रखा जाता है, ये भी सही है। मतलब लास्ट वाला गलत होगा। तो देखिए मुद्रा प्रसार की दर के नीचे जाने का तात्पर्य कीमतों को घटना नहीं है, तो ये गलत है। तो यहाँ देखिए मुद्रा प्रसार की स्थिति तब आती है जब अर्थव्यवस्था में वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि होती है, मतलब मुद्रा का जो क्रय शक्ति है वो कम हो जाती है, यानी कि मुद्रा के मूल्य में कमी होती है, तो इसको मुद्रा जो है मुद्रा प्रसार बोला जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत में कागजी मुद्रा प्रथम बार कब शुरू हुई। तो ये शुरू हुई 1862 में, सन 1862 में शुरू हुई। सर्वप्रथम रूप से भारत में जो कागजी मुद्रा आरंभ जो है बैंक ऑफ हिंदुस्तान यानी कि 1770 से लेकर
1770 से लेकर 1832 इसके द्वारा किया गया है। उसके पश्चात जनरल बैंक ऑफ बंगाल एंड बिहार के द्वारा 1773 से 75 के द्वारा मुद्रा में विकास कार्य हुए। जनरल बैंक ऑफ जो बंगाल एंड बिहार है वॉरेन हेस्टिंग द्वारा स्थापित किया गया था। फिर 1784 से 91 तक जो है बंगाल बैंक द्वारा मुद्रा के विकास में योगदान दिया गया। साथ ही साथ अगर देखें तो 1861 की बात कर लेते हैं, 1861 की, ठीक है। 1861 की अगर बात करें तो यहाँ पेपर करेंसी एक्ट आया, जिसके अंतर्गत ब्रिटिश सरकार ने प्रेसिडेंसी बैंक से कागज मुद्रा के निर्गमन का अधिकार ले लिया और इसके बाद 1862 में भारत पर रूल कर रही ब्रिटिश सरकार द्वारा कागजी मुद्रा को जारी किया गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कैशलेस लेन देन को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा किस समिति का गठन किया गया। तो यहाँ देखिए इसका जो राइट आंसर है नीरज कुमार गुप्ता समिति। नीरज कुमार गुप्ता समिति का यहाँ गठन किया गया भारत सरकार के द्वारा कैशलेस लेन देन को बढ़ावा देने के लिए। ये चीज़ आपको याद रखना है। और यहाँ पे देखिए जो भारतीय रिजर्व बैंक है यानी कि आरबीआई है तथा वित्त मंत्रालय, इन्होंने 2016 में ये जो कमेटी थी 7 सदस्यीय कमेटी, इसका गठन किया गया। इसके अध्यक्ष नीरज कुमार गुप्ता को बनाया गया और 8 नवंबर 2016 को सरकार द्वारा विमुद्रीकरण के निर्णय लेने के पश्चात डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 25 नवंबर 2016 को अमिताभ कांत यानी नीति आयोग के सीईओ इसके निर्देशन में एक कमेटी का गठन किया गया था, नीरज कुमार गुप्ता समिति। निम्न में से कौन से बॉन्ड द्वारा भारतीय संस्थान विदेशी बाजारों से विदेशी मुद्रा के बजाय रुपए में पैसे जुटा सकते हैं। तो यहाँ देखिए किसके माध्यम से जुटाएंगे, ये मसाला बॉन्ड के माध्यम से। तो बॉन्ड का जो निर्गमन है भारतीय संस्थान द्वारा विदेशी बाजारों से पैसा जुटाने हेतु किया जाता है, जिससे व्यापार तथा साख बनी रहे। मसाला बॉन्ड के अतिरिक्त अन्य बॉन्ड से भी पैसा मूल रूप से डॉलर में प्राप्त किया जाता है या प्राप्त होता है, परंतु मसाला बॉन्ड में यह सुविधा उपलब्ध होती है कि इन विदेशियों से जो है इंडियन मुद्रा में पैसे जुटा सकते हैं। जैसे HDFC बैंक की अगर बात करें 2016 जुलाई में मसाला बॉन्ड जारी करने वाली पहली कंपनी बनी, जिसने लंदन स्टॉक एक्सचेंज के लिए जारी किए थे। अगला क्वेश्चन है भारत में ग्रामीण क्षेत्र में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 32 रुपये उपभोग व्यय तथा शहरी क्षेत्र में 47 रुपये प्रतिदिन प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय गरीबी रेखा का निर्धारण किसने किया था। तो इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर है प्रोफेसर सी रंगराजन समिति के द्वारा जो है इसका निर्धारण किया गया था, ठीक है। इन्होंने कहा था कि शहरी तथा ग्रामीण निर्धनता रेखा के निर्धारण हेतु यदि प्रति व्यक्ति 32 रुपये यानी कि 972 रुपये मासिक तथा शहरी क्षेत्र में 47 रुपये यानी कि 1407 रुपये मासिक खर्च होता है तो ऐसे व्यक्ति निर्धनता रेखा के अंतर्गत आते हैं। और इस समिति ने 2011-12 की गणना करके कहा कि इस समय जो है 29.5% जनसंख्या गरीबी रेखा के नीचे है, जबकि तेंदुलकर समिति की समीक्षा के अनुसार 2011-12 में 21.9% इसके नीचे माने गए थे। अगला क्वेश्चन देखने को मिलता है भारत सरकार द्वारा अनुमोदित सक्षम परियोजना जो है संबंधित है। तो इसका राइट आंसर जो है नवीन अप्रत्यक्ष कर नेटवर्क से संबंधित है सक्षम परियोजना। और आर्थिक मामलों की जो समिति है उसने 2016 में आर्थिक मामलों की समिति ने 2016 को जो है सक्षम योजना पर सहमति जताई और यह एक नवीन अप्रत्यक्ष कर से संबंधित योजना है। इस योजना की अवधि 7 वर्ष तक मान्य की गई है, जिसका बजट जो है हमको देखने को मिलता है 2256 करोड़ यहाँ पे 2256 करोड़ रखा गया है और यह सिंगल विंडो इंटरफेस को विस्तारित करता है, ठीक है। तो ये हमको देखने को मिलता है यहाँ पे वस्तु तथा सेवा कर में सहायक होगी, ठीक है। तो ये चीज़ आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, अगला क्वेश्चन जो है निम्न कथनों पर विचार करना है और यहाँ पे कौन सा सही है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे आंसर देना है। देखिए पहला ऑप्शन क्या है, भारतीय राष्ट्रीय निगम जिसे नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया बोलते हैं, तो इसको NPCI बोलते हैं, देश में वित्तीय समावेशन के संवर्धन में सहायता करता है। समावेशन मतलब होता है कि जो वित्तीय सुविधा है वो निचले स्तर तक जाए, उसको समावेशन बोलते हैं। तो ये NPCI करता है, बिल्कुल सही है, ठीक है। उसके अलावा NPCI ने एक कार्ड भुगतान स्कीम यानी रुपए प्रारंभ की है, बिल्कुल सही है, यानी कि दोनों ही ऑप्शन यहाँ पे सही है। तो C नंबर का यहाँ पे राइट आंसर होगा, ठीक है। तो जैसे रुपए जो है 2 रुपए, मतलब यहाँ देखिए रुपए जो है 2 शब्दों से मिलकर बना, एक तो रू और पे। तो यहाँ देखिए जो मतलब इसका जो है रुपए तथा पेमेंट, रू का मतलब होता है देखिए
रुपए और पीए बाय का मतलब होता है पेमेंट। इसकी शुरुआत सरकार के राष्ट्रीय भुगतान निगम जो एनपीसीआई है इसके द्वारा 2011 में की गई थी। 2011 से इसके अंतर्गत स्वदेशी भुगतान प्रणाली के कार्ड को जन जन तक पहुंचाना था। और साथ ही साथ अगर देखें तो आप 2014 में एक योजना आई थी जिसका नाम हम देखें 8 मई 2014 में जो पूर्व राष्ट्रपति है प्रणब मुखर्जी, इनके द्वारा इसे राष्ट्र को समर्पित किया। और बाद में प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा 2014 में जनधन योजना आपको देखने को मिलती है जिसमें सभी के खाते यहाँ खुलवाने की योजना रखी गई थी। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है, भारत में लघु वित्त बैंक यानी कि एसएफबी उसको जो है स्थापित करने का प्रयोजन क्या है, उद्देश्य क्या है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा? सही उत्तर का चुनाव करना है। लघु व्यवसाय इकाइयों को ऋण की पूर्ति करना, बिल्कुल सही है। लघु और सीमांत कृषकों को ऋण की पूर्ति करना, ये भी सही है। युवा उद्यमियों को विशेषतः ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापार स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करना, तो ये गलत है। तो यहाँ पे ओनली हमारे 1 और 2 ही सही होंगे, जैसे यहाँ पे ए नंबर का हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, अरुण जेटली द्वारा वर्ष 2014 में जो है वित्तीय समावेशन के राष्ट्र में फैलाने के लिए छोटे वित्त बैंक को निम्न हेतु मतलब यहाँ पे देखें कार्यान्वित करने की घोषणा की। और इनमें आरबीआई की अंतिम सहमति आरबीआई की गाइडलाइन के साथ 27 नवंबर 2014 को जारी की गई। ठीक है, और भारतवर्ष में जो है कई ऐसे लघु व्यवसाय तथा सीमांत कृषक है जो धन की कमी के कारण जो है जीविका का निर्धारण नहीं कर पा रहा है, तो इसकी पूर्ति हेतु लघु वित्त बैंक को स्थापित करने की यहाँ पे बात कही गई। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम देखेंगे यहाँ पे एकीकृत भुगतान अंतरापृष्ठ यानी कि यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस जिसे बोलते हैं। ठीक है, इसको शॉर्ट में जाना जाता है यूपीआई, आप जानते होंगे, आप प्रयोग भी करे होंगे। तो यहाँ पे कार्यान्वित करने हेतु निम्नलिखित में से किसका मतलब किसके होने की सर्वाधिक संभाव्यता है? ठीक है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, देखिए ऑनलाइन भुगतानों के लिए मोबाइल वॉलेट आवश्यक नहीं होंगे। ठीक है, तो यहाँ यूपीआई के माध्यम से मोबाइल वॉलेट की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो बाकी हम देख सकते हैं, देखिए जो ए ही हमारा राइट आंसर होगा। और भारतीय अर्थव्यवस्था में कैशलेस भुगतान को बढ़ावा त्वरित प्रणाली देखने को मिलती है यूपीआई, जिसके माध्यम से भुगतान तीव्र गति से हो जाते हैं। और इसे भारतीय राष्ट्रीय भुगतान ने यानी कि जो एनपीसीआई उसने आरबीआई के सानिध्य में मतलब दोनों के सहयोग से विकसित किया है। यूपीआई द्वारा दो पक्षों के बीच पैसों के लेन देन की प्रक्रिया कैशलेस माध्यम से पूर्ण होती है। और इसके अंतर्गत सभी क्षेत्रों में बिना किसी कार्ड तथा आईएफएससी कोड के स्मार्टफोन द्वारा पेमेंट की सुविधा प्रदान की जाती है। अगला क्वेश्चन है मौद्रिक नीति समिति यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी जो कमेटी एमपीसी, इसके संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? ठीक है, सही कथन का यहाँ पर चुनाव करना है। 3 ऑप्शन हमको दिए हैं। तो देखिए यह जो है आरबीआई की मानक यानी बेंचमार्क ब्याज दरों का निर्धारण करती है, बिल्कुल सही है। यह 12 सदस्यीय निकाय है जिसमें आरबीआई का गवर्नर शामिल है, प्रत्येक वर्ष इसका पुनर्गठन किया जाता है, तो ये गलत है। यह केंद्रीय वित्त की अध्यक्षता में कार्य करती है, ये भी गलत है। यानी कि ओनली एक ही हमारा सही है, ए नंबर का राइट आंसर होगा। ठीक है, और आरबीआई एक्ट आया था 1934। ठीक है, उसकी धारा 45B के तहत एक 6 सदस्यीय समिति का गठन किया गया था। एक वैधानिक निकाय है, इसके गवर्नर जो है सहित मतलब इसमें जो है गवर्नर सहित इसके अलावा उप गवर्नर तथा आरबीआई के प्रतिनिधि इसमें शामिल होते हैं। ठीक है, और सदस्यों का कार्यकाल 4 वर्ष का होता है। 4 बार बैठक का आयोजन किया जाता है 1 वर्ष के अंतर्गत। नेक्स्ट है मुद्रा की दशमलव प्रणाली के साथ प्रचलित नया पैसा कब जो है मतलब नया पैसा कब पैसा हो गया? तो यहाँ देखिए इसका राइट आंसर क्या है? 1 जून 1964 इसका राइट आंसर है। दशमलव प्रणाली की शुरुआत यहाँ हम देखें तो 1957 में देखने को मिलती है। 1957 में दशमलव प्रणाली की शुरुआत देखने को मिलती है। 1957 से 64 तक टकसाल द्वारा उत्पादन किए गए पैसे को नया पैसा कहा गया। और 1 जून 1964 को नया पैसे से नया शब्द हटाकर सिर्फ पैसा कर दिया गया। ठीक है, तो ये आपको देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन है कभी कभी समाचारों में आने वाले बिट जो कॉइन्स है, बिट कॉइन्स हम देखते हैं अभी बहुत आए थे, इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो सही कथन का यहाँ चुनाव करना। 3 ऑप्शन दिए हैं। 3 ऑप्शन में से आप देखिए यहाँ पे बिटकॉइंस की जो खोज है, खोज खबर देशों के केंद्रीय बैंक द्वारा रखी जाती है, गलत है ये। बिटकॉइंस के पते वाला कोई भी व्यक्ति बिटकॉइंस के पते वाले किसी अन्य व्यक्ति को बिटकॉइंस भेज सकता है और उससे प्राप्त कर सकता है, बिल्कुल सही है। ऑनलाइन अदायगी दोनों तरफ से किसी भी तरह की पहचान जाने बिना की जा सकती है, ये भी सही है। यानी कि पहला छोड़कर 2 या 3 सही है। 2 और 3 यानी कि बी नंबर का हमारा राइट आंसर होगा। और यहाँ केंद्रीय बैंक के नियंत्रण से परे ये होती है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली है जिसका निर्माण जो है सतोशी नाकामोतो समूह द्वारा किया गया था और इसकी पहचान बिना लेन देन भी किया जा सकता बिटकॉइंस को।
विदेशी मुद्रा जिसमें त्वरित प्रवास की प्रवृत्ति होती है कहलाती है। तो यहाँ देखिए ये गर्म मुद्रा कहलाती है, गर्म मुद्रा कहलाती है। और उच्च ब्याज दर के माध्यम से लाभ को पाने हेतु एक देश से दूसरे देश में त्वरित प्रवास करने वाली जो मुद्रा है उसको गर्म मुद्रा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नोट निर्गमन विभाग को न्यूनतम कितने मूल्य का स्वर्ण अपने स्टॉक में हमेशा रखना पड़ता है? तो ये 115 करोड़, 115 करोड़ का जो स्टॉक है हमेशा यहाँ पे रखना पड़ता है, ठीक है। और वर्ष 1956 में जो है न्यूनतम विदेशी जो कोष है प्रणाली अपनाई गई थी, जिसमें 115 करोड़ स्वर्ण तथा 400 करोड़ का विदेशी प्रतिभूति होना आवश्यक होता है, ठीक है। फिर 1957 में आरबीआई एक्ट में बदलाव करके उसे 200 करोड़ कर दिया गया, ठीक है। और जिसमें 115 करोड़ सोने के स्वरूप में रखना था और 85 करोड़ प्रतिभूति का होना यहाँ आवश्यक था। अगला है काली मुद्रा क्या होती है? काली मुद्रा की अगर बात करें तो यह अवैध आय है जिस पर जो है आयकर यहाँ पे नहीं दिया जाता, ठीक है। जैसे काला धन हम बोल सकते हैं ना, इसकी अगर बात करें तो यहाँ पे, ठीक है। इसके अलावा निम्न देशों में से जो है किस एक में मुद्रा रुपया है? तो यहाँ देखिए सेशल्स जो है इसका राइट आंसर, जहाँ पर यहाँ पे हमको जो है सेशल हिंद महासागर में स्थित एक छोटा सा टापू है, इसमें रुपए के रूप में इस्तेमाल की जाती मुद्रा। और कुछ अन्य देश की अगर बात करें जैसे भूटान की बात करें तो यहाँ नगुल्ट्रम जो है एक मुद्रा के रूप में प्रयोग की जाती है। मलेशिया की बात करें तो रिंगरिट यहाँ होती है। मालदीव में आपको देखने को मिलेगा रूफिया, ठीक है, रूफिया होता है, रुपया नहीं होता। बांग्लादेश की मुद्रा जो है वो कौन सी है? तो बांग्लादेश की टका यहाँ देखने को मिलती है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ देख सकते हैं हम, देखिए अन्य जो देश है जैसे रुपया आपको देखने को मिलता है, रुपया तो भारत में देखने को मिलता है, सेशल्स में देखने को मिलता है। रिया जो दिनार है, दिनार की अगर बात करें, दिनार आपको कहाँ देखने को मिलता है? इराक में देखने को मिलता है। इसके अलावा लीरा की अगर बात करें तो ये जो है, चलिए आप इसका जो है आंसर बताइए ये कहाँ प्रयोग होता है, ठीक है। रुपया तो मैंने बता दिया, दिनार भी बता दिया, टका भी बता दिया। तो ये लीरा जो है किस देश की मुद्रा है, ये आपको राइट आंसर बताना कमेंट बॉक्स में। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, ठीक है। और यहाँ पे जो है हम देख सकते हैं रिंगरिट, रिंगरिट की अगर बात करें तो यहाँ पे मलेशिया के अंतर्गत ही देखने को मिलती है। बेहद की बात करें तो ये थाईलैंड में देखने को मिलती है। और रुपया की अगर बात करें तो यहाँ पे दक्षिण कोरिया में देखने को मिलती है। और वॉन जो है इंडोनेशिया में देखने को मिलती है। सॉरी, यहाँ पे जो है थोड़ा सा चेंजेस है, यहाँ देखिए फिर से मिलाते हैं। रिंगरिट की अगर बात करें तो ये कहाँ देखने को मिलती है? मलेशिया में। बेहद की अगर बात करें तो ये कहाँ देखने को मिलती है? थाईलैंड में। इसके अलावा रुपया की अगर बात करें तो रुपया आपको कहाँ देखने को मिलती है? इंडोनेशिया में। और वॉन अगर आपको देखें तो दक्षिण कोरिया में। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या होगा? बी नंबर का होगा, ठीक है। इसके अलावा फिर से हम देख सकते हैं सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। और यहाँ अगर बात करें हम, देखिए तो इसमें देखिए मैक्सिको, एक तरफ दिया मैक्सिको और दूसरी तरफ दिया उसकी मुद्रा। तो मैक्सिको की अगर बात करें तो यहाँ पे पेसो देखने को मिलती है, ठीक है। उसके अलावा ऑस्ट्रिया का अगर बात करें तो यहाँ सीलिंग देखने को मिलती है। जापान की बात करें तो यहाँ एन देखने को मिलती है। और सऊदी अरब में आपको रियाल देखने को मिलती है। तो इस हिसाब से देखें तो बी नंबर का हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा, ठीक है। निम्नलिखित में से भारत में विमुद्रीकरण का कौन सा औपचारिक उद्देश्य नहीं था? तो विमुद्रीकरण का कौन सा औपचारिक उद्देश्य नहीं था? तो ये था, देखिए यहाँ पे देखिए, अर्थव्यवस्था में नकदी की मात्रा कम करना, बिल्कुल सही। संव्यवहार के अंकीय तरीकों का अधिक उपयोग करना, बिल्कुल सही है। कर आधार को बढ़ावा देना, ये भी सही। परंतु जीडीपी के विकास की दर में वृद्धि करना, ये गलत है, औपचारिक उद्देश्य नहीं माना जाएगा। तो राइट आंसर भी हमारा यही होगा। मुद्रास्फीति के कारण की अगर बात करें तो यहाँ देखिए क्या क्या हो सकते हैं। तो यहाँ मुद्रास्फीति के कारण के रूप में आप देखें तो वस्तुओं का मूल्य बढ़ता है, बिल्कुल सही है। मुद्रा का मूल्य गिरता है, ये भी सही है। विनिमय दर में सुधार होता है, ये गलत है। उपरोक्त में से ए और बी यहाँ पे सही होगा, ठीक है। डी नंबर का हमारा राइट आंसर होगा। उसके अलावा निम्न में से 2016 से 21 के लिए ±2% के सहनीय स्तर के साथ 4% का मुद्रास्फीति का लक्ष्य निश्चित किया गया। तो यहाँ पे जो है किसके द्वारा निश्चित किया गया? भारत सरकार यानी इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पे निश्चित किया गया था। निम्नलिखित में से मुद्रास्फीति की दर गिराने का निहितार्थ क्या होता है? तो यहाँ देख सकते हैं हम, देखिए कौन से ऑप्शन यहाँ पे सही होंगे। तो यहाँ पे ओनली अगर देखें तो ओनली दूसरा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। कीमतें जो है पहले की तुलना में अधिक धीमे बढ़ रही है, तो ये इसके निहितार्थ होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ओनली दूसरा हमारा सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी मुद्रा से जो है सर्वाधिक लाभ पाता है? तो कौन सी मुद्रा सर्वाधिक लाभ पाएगा? ये जो है मतलब मुद्रास्फीति में जो है सबसे अधिक लाभ ऋणी को होता है, तो ये आपको देखने को मिलता है। अगला है, भारत में मुद्रास्फीति दर की माप किस आधार पर होती है? तो ये देखिए यहाँ पे उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर भी होती है, थोक मूल्य सूचकांक पर भी। उसके अलावा श्रमिकों का जीवन निर्वाह मूल्य,
जो लागत सूचकांक है उससे भी होती है। तो यहाँ पे उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर होगा। इसके अलावा मुद्रा एवं वित्तीय मामलों में जो है सरकार का वित्तीय अभिकर्ता एवं जो सलाहकार कौन होता है, तो यहाँ पे जो सलाहकार और जो अभिकर्ता होता है वो होता है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसके अलावा भारत के संदर्भ में मुद्रा संकट के जोखिम को कम करने के लिए निम्नलिखित में से किस कारक का योगदान होता है, तो किस कारक का योगदान होता है, जैसे भारत में आईटी सेक्टर के विदेशी मुद्रा का अर्जन, ये सही है। उसके बाद सरकारी व्यय के बढ़ने की बात करें तो यहाँ पे ये गलत होगा, विदेशस्थ भारतीयों द्वारा, ये दोनों ऑप्शन मतलब 1 और 3 सही है, 1 और 3 सही यानी कि बी नंबर का राइट आंसर होगा। इसके अलावा निम्न में से कौन जो है धातु मुद्रा का प्रकार नहीं है, तो धातु मुद्रा का प्रकार मानक मुद्रा है, प्रतीक मुद्रा है, सहायक मुद्रा है, परंतु हुंडी यहाँ पे जो है धातु मुद्रा का प्रकार नहीं माना जाता। भारतीय रुपए का प्रतीक चिन्ह निम्न में से किसके द्वारा डिजाइन किया गया, तो ये किया गया डॉक्टर डी उदय कुमार के द्वारा, बी नंबर का हमारा राइट आंसर होगा। मुद्रास्फीति का अर्थ हमने अभी देखे थे, मुद्रा के मूल्य में कमी, तो मुद्रा के मूल्य में कमी यानी कि ए नंबर का राइट आंसर होगा। इसके अलावा मुद्रास्फीति जो है, मुद्रास्फीति का कारण क्या हो सकता है, तो ये देखिए घाटे की वित्तीय व्यवस्था। इसके अलावा अगर देखें तो हम देख सकते हैं मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि, सस्ती मौद्रिक नीति, तो उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर होगा। भारत में मुद्रास्फीति की गणना किस आधार पर की जाती है, तो देखिए जो है थोक मूल्य सूचकांक, जो कि हमने पहले पढ़ चुके हैं, बी नंबर पर, यहाँ बी नंबर का राइट आंसर। मौद्रिक नीति का प्रमुख निर्धारक होता है, तो मौद्रिक नीति का प्रमुख निर्धारक क्या होता है, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक होता है, ठीक है, ए नंबर का राइट आंसर होगा। साथ ही अगर देखें तो मुद्रा संकुचन वह स्थिति होती है जिसमें क्या होता है, मुद्रा का मूल्य बढ़ जाता है, यानी कि वस्तुओं का मूल्य घट जाता है, मुद्रा का मूल्य मतलब यहाँ पे बढ़ जाता है, तो यहाँ सी नंबर का हमारा राइट आंसर होगा। मुद्रा अपस्फीति होती है, मुद्रा अपस्फीति का मतलब होता है नियोजित रूप से निर्धारित होती है, ठीक है, नियोजित रूप से निर्धारित होती है। और यहाँ देखिए मुद्रा अपस्फीति के अंतर्गत वे सभी नीतियाँ एवं उपाय आते हैं जो मुद्रा स्फीति की गति को रोकने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, इसको मुद्रा अपस्फीति बोला जाता है। इसके अलावा मुद्रा अवमूल्यन होता है, तो मुद्रा अवमूल्यन की अगर बात करें तो देश की मुद्रा की विनिमय अन्य देशों की मुद्रा की अपेक्षा कम करना, तो इसको मुद्रा अवमूल्यन कहा जाता है, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुद्रा के किसी प्रतिरूप को प्रचलन से बाहर करना क्या कहलाता है, तो इसको विमुद्रीकरण कहलाता है, डिमोनेटाइजेशन जिसे हम बोलते हैं, ये कहलाता है। मुद्रा स्फीति पर नियंत्रण किया जा सकता है, तो मुद्रा स्फीति पर नियंत्रण कैसे किया जाएगा, नोटों के निर्गमन पर, करों में वृद्धि और बैंक दर में वृद्धि, तो ये सही है, उपयुक्त सभी यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा। यदि देश में किसी एक वस्तु जैसे प्याज है, इसके भाव अत्यधिक हो रहे हैं और उन्हें नियंत्रित करना है, तो उसके हेतु निम्न में से कौन सा उपाय यहाँ पे सही होगा, तो ये आपको देखने को मिलता है। देखिए यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, तो देखिए यहाँ पे जो है रिजर्व बैंक की परिचालनात्मक जो शाख है उसकी अगर बात करें तो उसके नियंत्रण पद्धति, ठीक है, ये सही है। सरकार द्वारा अधिकतम भंडारण सीमा निर्धारण करना, ये भी सही है। प्याज का आयात शुल्क कम करना एवं निर्यात शुल्क बढ़ाना, ये भी सही है। तो उपरोक्त सभी यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा। मुद्रा विस्फीति के कारण नहीं है, कौन सा कारण यहाँ पे नहीं है, तो देखिए बैंक दर में अगर वृद्धि की अगर बात करें तो ये इसका कारण है। इसके अलावा बैंक दर में कमी नहीं होगा क्योंकि वृद्धि कारण है। खुले बाजार की प्रक्रिया, ये इसका कारण है। उत्पादन में वृद्धि, ये कारण है। कौन सा नहीं है, तो ये बैंक दर में कमी इसका कारण नहीं है, ठीक है। निम्न में से प्लास्टिक मुद्रा है, तो प्लास्टिक मुद्रा की अगर बात करें, देखिए डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड हमने पढ़े थे, तो डेबिट कार्ड यहाँ पे प्लास्टिक मुद्रा है, बाकी हुंडी नहीं है, विनिमय पत्र भी, विपत्र भी नहीं है, तो सभी यहाँ पे तो होगा नहीं। इसके अलावा प्राचीन काल में क्रय विक्रय का माध्यम क्या था, तो प्राचीन काल में क्रय विक्रय का माध्यम जो था, जब मुद्रा नहीं थी तो ये वस्तु विनिमय था, ठीक है। 3D मुद्रण तकनीकी क्या है, तो यहाँ पे कंप्यूटर आधारित तकनीक को 3D मुद्रण तकनीक बोला जाता है, ठीक है। तो यह ए नंबर का हमारा राइट आंसर होगा। कौन सा कथन असत्य है, तो पहले तो हमको देखना पड़ेगा, देखिए सत्य कथन मतलब यहाँ पे देखना पड़ेगा और असत्य कथन को यहाँ चुनना पड़ेगा। तो दो यहाँ 3 ऑप्शन है, तो 2 यहाँ सत्य होंगे, ठीक है, और 1 असत्य होगा। तो देखिए अमृत शहरी क्षेत्रों के विकास एवं पुनर्विनीकरण जो है उसकी एक योजना है, बिल्कुल सही है। मुद्रा बैंक की स्थापना मुख्य रूप से सूक्ष्म साख क्षेत्र में एक विनियामक तथा जो विकास बैंक है संस्था के रूप में किया गया है, तो ये भी सही है। भारत सरकार के अपतटीय क्षेत्रों में 500 किलोमीटर लंबे राजमार्गों के निर्माण की योजना को भारत निर्माण योजना के नाम से जाना जाता है, तो ये गलत है। तो यहाँ अमृत हमने पढ़े, मुद्रा बैंक, भारतमाला, बहुत सारी योजना हमको देखने को मिलती है। वैधानिक तरलता जो अनुपात है, SLR है, अवमूल्यन है, विमुद्रीकरण, ये सभी आपको बेसिक टर्मिनोलॉजी देखने को मिलेगी। मुद्रा संकुचन, इन सभी के बारे में आप देख सकते हैं, ठीक है।
तो ये हमारा कुछ ओवरव्यू था यहाँ पे, और क्वेश्चन थे किससे संबंधित, मुद्रा और मुद्रास्फीति से संबंधित। आई होप सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई होगी। इसके अलावा आप जो है कुछ डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए। टेलीग्राम चैनल डिस्कशन ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। इन सभी की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी।